नमस्कार। इतिहास में हम अक्सर ऐसे राजा महाराजाओं की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने जंगें जीतीं, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन क्या कभी किसी ऐसे सम्राट के बारे में सुना है जिसने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए युद्ध को ही अलविदा कह दिया? आज हम एक ऐसे ही अनोखे शासक सम्राट अशोक की कहानी जानेंगे। एक ऐसा सफर जो हिंसा से शुरू हुआ और शांति और करुणा की रोशनी तक पहुंचा। यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल बाद भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम सब अपनी रोज की जिंदगी में नोट और सिक्के इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी रुककर उन पर बने इन शेरों को गौर से देखा है? ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ताकतवर प्रतीक है। एक ऐसा निशान जो हमें लगभग 2300 साल से भी ज्यादा पुराने एक बहुत बड़े साम्राज्य और एक ऐसे सम्राट की याद दिलाता है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। तो आखिर ये शेर हैं कौन और ये हमारी पहचान के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। यह शेर दरअसल सारनाथ में मिले एक बहुत ही शानदार स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है। सारनाथ, हाँ, ये वही पवित्र जगह है जहां माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और इसी खास जगह पर इस स्तंभ को बनवाया था इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक सम्राट अशोक ने। ये सिर्फ पत्थर पर की गई कारीगरी नहीं है, ये ताकत, हिम्मत और सबसे बढ़कर धम्म यानी सही रास्ते पर चलने के पैगाम को दिखाते हैं। तो आइए इन्हीं शेरों के सहारे हम सम्राट अशोक और उनके विशाल मौर्य साम्राज्य की कहानी को समझते हैं। तो इन शेरों का घर था मौर्य साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को इतिहास में पहली बार एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। ये दौर सिर्फ फौज और ताकत का नहीं था, बल्कि ये कला, प्रशासन और नए नए विचारों का एक सुनहरा दौर था। तो चलिए इस महान कहानी को शुरू से जानते हैं और देखते हैं कि ये साम्राज्य इतना बड़ा और महान बना कैसे। मौर्य वंश की कहानी में 3 नाम सबसे अहम हैं। इसकी शुरुआत की एक बहुत दूर की सोच रखने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर लगभग 2300 साल पहले एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदलना शुरू किया। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया। और फिर आए बिंदुसार के बेटे अशोक, जिनकी कहानी जीत, गहरे अफसोस और एक ऐसे बदलाव की कहानी है जो उन्हें इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और महान शासक बनाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना जरूरी है। हम किसी छोटे मोटे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक साम्राज्य की बात कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक राज्य अगर एक शहर जैसा है तो एक साम्राज्य एक पूरे देश जैसा है, जिसमें कई अलग अलग शहर, प्रांत, भाषाएं और संस्कृतियां होती हैं। इतने बड़े इलाके पर राज करने के लिए जाहिर है कि सम्राटों को बहुत बड़ी सेना, हजारों अफसरों और बहुत ज्यादा धन दौलत की जरूरत पड़ती थी। ये किसी आम राजा की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसा कि इस नक्शे पर हम देख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य का फैलाव सच में हैरान कर देने वाला था। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में आज के अफगानिस्तान तक फैला था और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में भारत के लगभग आखिरी छोर तक। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना शहर है। और तक्षशिला और उज्जैन जैसे शहर उस जमाने में पढ़ाई, व्यापार और संस्कृति के बहुत बड़े केंद्र थे। अपने समय में ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। और इस विशाल साम्राज्य के सबसे बड़े शासक थे अशोक। वो एक ताकतवर, निडर और बहुत बड़े सपने देखने वाले राजा थे। लेकिन इतिहास उन्हें सिर्फ उनकी जीतों के लिए याद नहीं करता, उन्हें एक युद्ध के लिए याद किया जाता है। एक ऐसा युद्ध जिसने उन्हें इतना बदल दिया कि उन्होंने फिर कभी हथियार ही नहीं उठाए। तो क्या था वो युद्ध जिसने एक विजेता सम्राट को शांति का दूत बना दिया? अपने राज के शुरुआती सालों में अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही साम्राज्य को और बढ़ाने की नीति अपनाई। उनके इस सपने के रास्ते में बस एक बड़ा राज्य खड़ा था, कलिंग, जो आज के तटीय उड़ीसा का इलाका है। कलिंग उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा और ताकतवर केंद्र था। उस पर कब्जा करने का मतलब था दक्षिण भारत और समुद्री व्यापार के रास्तों पर कब्जा करना। और बस अपने साम्राज्य को पूरा करने के लिए अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उस युद्ध का नतीजा एक भयानक कत्लेआम था। ऐसा माना जाता है कि कलिंग की जंग में 1 लाख से ज्यादा सैनिक और आम लोग मारे गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
जरा सोचिए, ये 1 लाख से ज्यादा उजड़े हुए परिवार, टूटे हुए सपने और पल भर में खत्म हो गई जिंदगियों की कहानी है। कलिंग की जमीन इंसानी खून से लाल हो चुकी थी और मरने वालों के अलावा 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। उनके घरों से उन्हें खींचकर गुलाम बना दिया गया। जंग के बाद कलिंग में सिर्फ तबाही, मातम और सन्नाटा बचा था। ये एक ऐसी जीत थी जो किसी भी हार से कहीं ज्यादा डरावनी महसूस हो रही थी। जब सम्राट अशोक ने युद्ध के मैदान पर अपने ही हाथों से की गई इस तबाही को देखा तो उनका दिल अफसोस और गहरे दुख से भर गया। जीत का जश्न मनाने के बजाय वो शोक में डूब गए। अपने एक शिलालेख में उन्होंने अपने इस दुख को लिखा जो आज भी हमें उस पल की भयावहता का एहसास कराता है। और ठीक उसी पल इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ली। सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए तलवार छोड़ने और धम्म यानी धर्म और शांति के रास्ते को अपनाने का फैसला किया। कलिंग का युद्ध अशोक की जिंदगी में एक मोड़ की तरह आया। ये वो पल था जब चंड अशोक यानी क्रूर अशोक धम्म अशोक यानी धर्म का पालन करने वाले अशोक में बदल गया। यहां से उनकी कहानी तलवार से जमीन जीतने की नहीं, बल्कि प्यार और इंसानियत से दिल जीतने की है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अशोक का ये फैसला कितना अनोखा और असाधारण था। पूरी दुनिया के इतिहास में वो अकेले ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी जंग जीतने के फौरन बाद जीत और युद्ध के रास्ते को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक विजेता का युद्ध को त्याग देना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और यही बात अशोक को इतिहास के सिकंदर और सीजर जैसे तमाम महान विजेताओं से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो अशोक ने तलवार की जगह किस चीज को अपनाया? उन्होंने धम्म का रास्ता चुना। लेकिन ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था, कोई नई पूजा पाठ की विधि थी, या फिर कुछ और? चलिए इस जरूरी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। धम्म असल में संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है, और प्राकृत उस समय आम लोगों की भाषा थी। यह जानना बहुत जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। इसमें किसी खास भगवान की पूजा या कोई मुश्किल यज्ञ और कर्मकांड नहीं थे। इसे हम जीने का एक सही तरीका कह सकते हैं, एक नैतिक कोड जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं जैसे कि अहिंसा, दया, बड़ों का आदर और सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता से प्रेरित था। एक पिता की तरह अपनी प्रजा को देखते हुए अशोक ने अपने साम्राज्य में कई सामाजिक समस्याएं देखीं। उन्होंने देखा कि कैसे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग आपस में झगड़ते थे। उन्होंने यज्ञों में बेजुबान जानवरों की बलि होते देखी। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे मालिक अपने नौकरों और दासों के साथ बुरा बर्ताव करते थे और कैसे परिवारों और पड़ोसियों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। धम्म इन सभी समस्याओं का उनका जवाब था, समाज को एक साथ लाने का एक जरिया। अशोक सिर्फ सोचने वाले नहीं थे, वो काम करने वाले शासक थे। अपने धम्म के संदेश को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक पूरा प्लान लागू किया। सबसे पहले उन्होंने धम्म महामात्य नाम के खास अफसरों को नियुक्त किया, जिनका काम था घूम घूमकर लोगों को धम्म के सीधे सरल सिद्धांत सिखाना। दूसरा, उन्होंने अपने संदेशों को बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थर के खंभों पर खुदवाया ताकि आम लोग उन्हें पढ़ सकें और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें जान सकें। तीसरा, उन्होंने अपने दूतों को सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों में भी भेजा ताकि शांति का ये संदेश पूरी दुनिया में फैले। और आखिर में उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि काम करके दिखाया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए सड़कें बनवाईं, यात्रियों के लिए आराम घर बनवाए, पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाए और यहाँ तक कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल भी खुलवाए। वो सच में अपनी प्रजा की परवाह करते थे। सदियां बीत गईं, मौर्य साम्राज्य भी खत्म हो गया। नए राजा आए और चले गए, लेकिन अशोक के विचार समय की परीक्षा में खरे उतरे। उनकी विरासत पत्थरों में खुदी हुई आज भी मौजूद है और हमारे देश की आत्मा में जिंदा है। तो आज के समय में हमारे लिए अशोक की इस विरासत का क्या मतलब है? और अब हम अपनी कहानी की शुरुआत में वापस आते हैं। जिस सारनाथ के सिंह स्तंभ ने हमें इस सफर पे भेजा था, उसे ही आज़ादी के बाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चुना गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। ये शेर जो कभी एक साम्राज्य की ताकत दिखाते थे, अब एक आज़ाद देश की हिम्मत, ताकत और शांति और धर्म के रास्ते पर चलने के वादे का प्रतीक हैं, बिल्कुल अशोक के महान आदर्शों की तरह। मौर्य कलाकारों का हुनर सिर्फ सिंह स्तंभ तक ही सीमित नहीं था। जरा इस शानदार बैल की मूर्ति को देखिए जो बिहार के रामपुरवा में मिली थी। पत्थर में तराशी गई इसकी ताकत और जानदार बनावट को महसूस कीजिए।
इसकी सतह पर जो शीशे जैसी चमक है, जिसे मौर्यकालीन पॉलिश कहते हैं, वो आज भी एक राज है कि 2000 साल से भी पहले इसे कैसे बनाया गया होगा। ये उस युग की कला का एक जीता जागता सबूत है और ये आज गर्व से भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अशोक की विरासत से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने लिखा था, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ सकते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि अशोक के विचार सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं हैं, वे हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और आज के इस मुश्किल समय में भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए हम इस चर्चा को इस आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर लड़ाई झगड़े, नफरत और बंटवारे से जूझती रहती है, अशोक के शांति, आपसी सम्मान और दया के संदेश कितने जरूरी हैं? क्या हम आज अपनी जिंदगी में, अपने समाज में और अपने देश में उनके धम्म से कुछ सीख सकते हैं? शायद अशोक की कहानी और उनके संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।